नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है और अभी भारत की तरफ से रशिया के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को करने का फैसला किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम इंद्र रखा गया और इसको 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक रशिया में कंडक्ट किया जाएगा। अभी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से अपने लेवल पर प्रिपरेशन करना शुरू किया जा चुका है और अभी इंडियन आर्मी की कोनाक कॉर्प की तरफ से जैसलमेर में इसके लिए मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया जा रहा है। अभी कोनाक कॉर्प के कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक इंद्र 2021 एक्सरसाइज में भारत की तरफ से इस बार लगभग 250 सोल्जर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जैसे कि एक ट्वाइस सर्विस एक्सरसाइज है, इस वजह से इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जिसके बाद एक और मिलिट्री एक्सरसाइज भी होने वाली, जिसमें बताया जा रहा है कि बोथ इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वैसे इंद्र एक्सरसाइज को 2003 में शुरू किया गया था, लेकिन 2017 में इसको एक ट्वाइस सर्विस एक्सरसाइज में कन्वर्ट किया गया था। पिछली बार इसको 2019 की दिसंबर में भारत की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया था और इस बार इसको रशिया में कंडक्ट किया जाएगा, जो कि शायद रशिया की सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे किया जाएगा। अगला अपडेट जम्मू एयरबेस में की गई ड्रोन अटैक को लेकर। अब जैसे कि भारत की तरफ से अभी जम्मू एयरबेस में किए गए ड्रोन अटैक जैसे फ्यूचर हमले से बचने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से इसको एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि ऐसे हमले भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही सीज फायरिंग एग्रीमेंट के ऊपर नेगेटिव असर डालने वाला है। जैसे कि अभी LOC में कोई भी फायरिंग नहीं होता है और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई भी इन्फिल्ट्रेशन वगैरह वहाँ पे नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन ना करते हुए भी अगर पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की तरफ से ऐसे ड्रोन की मदद से भारत पर हमला किया गया तो भारत को मजबूरन कोई एक्शन लेना पड़ेगा और भारत को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा, जिस वजह से LOC में अभी जो शांति कायम वो आगे चल के बरकरार नहीं रहेगा। अब हालांकि अभी तक ड्रोन हमले के पीछे किसका हाथ है ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन भारत के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का दावा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जबकि अभी तक पाकिस्तान की कोई भी आतंकवादी संगठन की तरफ से इसको स्वीकार नहीं किया गया कि उनकी तरफ से इस तरीके का हमला किया गया। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशन को काफ़ी खराब कर सकते हैं। अगला अपडेट रशिया की तरफ से, और अभी रशिया की तरफ से एक फ्रेश अपडेट सामने आया, जिसमें ये बताया गया कि रशिया की तरफ से अभी एक और नई पॉलिसी को इशू किया गया है और इस नई पॉलिसी के अंदर रशिया बोथ भारत और चाइना दोनों के साथ अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने वाला है। इस नए पॉलिसी को शायद सैटरडे को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसके अंदर रशिया का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि आगे चल के रशिया एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करने वाला है, जिसके लिए वो भारत और चाइना दोनों के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को ऑफर करने वाले हैं। अब अगर आप सभी को याद होगा तो कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि रशिया की तरफ से भी चाइना के साथ कोई मिलिट्री अलायंस को किया जा सकता है, लेकिन अभी इस पॉलिसी के साथ रशिया की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि रशिया किसी भी देश के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं करने वाला है और साथ ही इसमें भारत और चाइना को भी एक तरीके से हिंट दिया गया है कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी रशिया के साथ किए जाने वाले किसी भी डिफेंस डील के ऊपर सैंक्शन वगैरह लगा दिया जाता है और वो इस वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शन को लगा पाते हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रांजैक्शन जो होता है वो डॉलर में होता है। इसी वजह से रशिया की तरफ से अभी एक अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिस वजह से रशिया अभी किसी अलग देश के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके लिए उसको डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहना नहीं पड़ेगा, जिस वजह से अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से उनके ऊपर आगे चल के सैंक्शन को लगाया जाता है तब भी इसका रशिया की इकोनॉमी के ऊपर कोई भी खास असर नहीं पड़ने वाला है। अगला अपडेट देसी कुत्तों को लेकर। कुछ महीने पहले आपने सुना होगा हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में जिन कुत्तों को K9 यूनिट्स में शामिल किया जाता है वो बेसिकली फॉरेन ब्रीड के कुत्ते होते हैं। मैक्सिमम इनमें लेब्राडोर होते हैं, जर्मन शेफर्ड होते हैं, डोबरमैन होते हैं या फिर बेल्जियन मेलिनोस होते हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और ये जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसी वजह से हमारे जो लोकल कुत्ते हैं उनको भी मिलिट्री में या पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था। एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पर जब इनको ट्रेनिंग दिया गया तो इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे पाए गए थे और ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे और इसके बाद धीरे धीरे इनको आर्मी में या पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल करने का फैसला किया गया था। अभी राजपलाय, मोधुल और रामपुर जैसे ब्रीड के कुत्तों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और आगे चल के इनको बड़ी मात्रा में सर्विस में शामिल करने का फैसला भी किया जा रहा है।
इनमें से मुधुल ब्रीड को सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जा रहा है क्योंकि स्मगलिंग, नार्कोटिक जैसे मिशन में इनको डिप्लॉय किया जा सकता है और अभी हमारी एसएसबी, आईटीबीपी या फिर एनएसजी में भी इनको शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी 2 मुधुल ब्रीड के कुत्तों को अपने साथ शामिल किया गया है, जिनको मेनली एयरपोर्ट में बर्ड्स को भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके, और अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रोन्स भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा क्यों बनने वाले हैं और इनको काउंटर करना हमें क्यों महंगा पड़ने वाला है। अब आप सभी को पता होगा कि हाल ही में जिन ड्रोन्स की मदद से जम्मू एयरवेज के ऊपर हमला किया गया था, ये काफ़ी छोटा ड्रोन था और ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जिस वजह से इनकी रडार क्रॉस सेक्शन जो होता है वो लगभग 0 के आसपास होता है। तो नॉर्मली रडार में दिखने वाले नहीं होते। इनको डिटेक्ट करने के लिए हमको या तो मिलीमीटर वेव रडार या कॉफ जैसे रडार को डिप्लॉय करना पड़ेगा या फिर हमको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली जो कि इनको डिटेक्ट कर सके। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सके। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद है जिनमें हम ड्रोन को मार के गिरा सकते हैं। एक सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी और दूसरा हार्ड किल कैपेबिलिटी है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया था, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। और अभी डीआरडीओ की तरफ से एक नई लेजर बेस्ड सिस्टम को और एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है जो कि हमें हार्ड किल कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसमें एक 2 किलोवाट का सिस्टम है जो कि लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से ड्रोन को मार के गिरा सकता है और एक 20 किलोवाट बेस्ड सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 2 किलोमीटर तक बताया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इन सभी सिस्टम की रेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और इनको मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ही एंगेज किया जा सकता है। अब भारत की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, जिस वजह से हमारी पूरी वेस्टर्न बॉर्डर को कवर करने के लिए हमें ऐसे कई सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसमें काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसी वजह से अभी हम सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ही सेफ रखने के लिए इनको डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेजर सिटीज़ है इनमें ऐसे कई सारे जगह होने वाली है जहाँ पर ड्रोन हमला कर सकते हैं। और जिस तरीके से पहले सुअर आके हमला करते थे, अब ठीक उसी तरीके से ड्रोन हमला कर सकते हैं। और अगर ड्रोन्स की बात करें तो ये अच्छे खासे जो ड्रोन्स होते हैं वो 50,000 से लेके 1 लाख के अंदर आ जाते हैं और चाइनीज़ ड्रोन्स की बात करें तो उससे भी कम कीमत पर मिल जाएंगे, जबकि इनको काउंटर करने के लिए हमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ने वाले हैं। अब सेम चीज़ इजराइल के साथ भी हुआ था, क्योंकि जब इजराइल की आयरन डोम सिस्टम ने हमास की तरफ से फायर किए गए रॉकेट को इंटरसेप्ट कर दिया था। अब भले ये रॉकेट को इंटरसेप्ट कर रहा था, लेकिन रॉकेट्स की जो प्राइस थी वो 2-3 लाख रुपए से शुरू होते थे। लेकिन आयरन डोम सिस्टम की बात करें तो इसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइल की कीमत 50 लाख से लेके 1 करोड़ से या फिर उससे ज़्यादा होते थे। तो अभी अगर हमको ड्रोन्स को काउंटर करना है तो सबसे पहले इनको काउंटर करने के लिए हमें ऐसे सिस्टम को डेवलप करना चाहिए जो कि ड्रोन्स को काउंटर करने के साथ साथ हमें सस्ते भी पड़े, ताकि इनको हम खरीद सके और बड़ी मात्रा में हमारे आर्म फोर्सेस में इंडेक्ट कर सके या फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा अलग अलग मेजर जगह में इनको इंस्टॉल कर सके। अगला अपडेट जीआरएससी की तरफ से। आप सभी को पता होगा जीआरएससी हमारा लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है और इंडियन नेवी की कई मेजर प्रोजेक्ट को अभी जीआरएससी को हैंडओवर किया गया था, जिसमें हमारे लेटेस्ट फ्रंटलाइन फ्रिगेट भी शामिल है। अभी जीआरएससी की तरफ से ये बताया गया कि जीआरएससी को अभी बांग्लादेश के लिए 6 पेट्रोल वेसल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। इस टेंडर को बांग्लादेश की फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से फ्लोट किया गया था, जिसमें कई यूरोप और एशियन कंट्री और उनकी शिप बिल्डिंग कंपनी पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसमें से अभी बांग्लादेश की तरफ से जीआरएससी को सिलेक्ट किया गया है। ये बोट मेनली 13 मीटर लंबे होने वाले, जिनको बांग्लादेश की तरफ से मेनली सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन बोट्स को बांग्लादेश की तरफ से मेनली सेल वाटर ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से जीआरएससी की तरफ से स्पेशली इनको डिज़ाइन किया जा रहा है। और अभी जीआरएससी की तरफ से बताया जा रहा है कि जो बोट्स होने वाले इनको कम से कम 0.6 मीटर की गहराई में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।